ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, उत्तर भारत के 200 जिलों में बम विस्फोट की प्लानिंग। इसमें गाड़ियों की व्यवस्था हो चुकी थी, 32 कुंटल आरडीएक्स रखा जा चुका था, पूरी तैयारी हो चुकी थी। 6 दिसंबर की डेट फिक्स हो गई थी कि गाड़ियां यहां से निकलेंगी, यहां जाएंगी, काशी जाएंगी, मथुरा जाएंगी, अयोध्या जाएंगी, भद्रकाली जाएंगी, भोजशाला जाएंगी, हरिद्वार जाएंगी, गुड़गांव जाएंगी, नोएडा जाएंगी, गाजियाबाद जाएंगी। स्थान चयनित हो चुके थे, 200 स्थान टारगेट हो गए थे कि यहां 200 गाड़ियां जाएंगी और गाड़ी में बम ब्लास्ट हो जाएगा। तो पहले अनपढ़ अनाड़ी गंवार गड़बड़ी कर रहे थे, 20, 25, 30, 40 साल वाले, फिर छोटे बच्चे करने लग गए, फिर थोड़ा और लेवल बढ़ा, सिपाही पकड़े गए, हवलदार पकड़े गए, लेखपाल पकड़े गए, पटवारी पकड़े गए, फिर थोड़ा और लेवल बढ़ा तो डॉक्टर पकड़े जाने लग गए, इंजीनियर पकड़े जाने लग गए, प्रोफेसर पकड़े जाने लग गए। अब बचा क्या है? अब एक तो ट्रेन का ड्राइवर बचा है कि किसी दिन ट्रेन ले जाए और दूसरी गाड़ी में ठोक दे, 2-3 हजार लोग जाए। किसी दिन पायलट रेडिकलाइज हो गया, अगर पायलट 300 लोगों को ले जाकर सीधे ठोक देगा। बस का ड्राइवर रेडिकलाइज हो जाएगा, 50-60 लोगों को मारेगा। हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट में हफ्ते में एक बार सामूहिक लंच करते हैं हमारे माननीय, जो हमारे 34 जज हैं। पता चला वो कुक रेडिकलाइज हो गया। बुधवार के दिन लंच करते हैं हमारे सारे माननीय। क्या होगा हमारे माननीयों का, जोर से बताइए जरा। अभी संसद का सत्र शुरू होने वाला है, लोकसभा राज्यसभा चलेगी। अगर वो संसद के जो पार्लियामेंट कैंटीन है उसका कुक रेडिकलाइज हो गया तो क्या होगा? आपके विधानसभा का कुक अगर रेडिकलाइज होगा तो क्या होगा? आपके सचिवालय का कुक रेडिकलाइज होगा तो क्या होगा? अभी वहां पकड़ा गया, एक डॉक्टर पकड़ा गया जिसने 1 कुंटल ऐसा जहर बनाया था जो 10 लाख लोगों को मार सकता था। भोपाल गैस जो निकली थी उससे भी खतरनाक जहर उसने पैदा कर लिया था। ये हो रहा है ना। इसके बावजूद भारत में आज तक मानव अधिकार के ऊपर ढंग से चर्चा ही नहीं हुई है। दिक्कत ये हो रही है, भेड़िया भी जानवर है और हिरण भी जानवर है। मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो हमारे माइलॉर्ड कहते हैं चूंकि भेड़िया इज एनिमल, हिरन इज एनिमल, बोथ आर एनिमल, आर्टिकल 14 सेज इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो भेड़िया एनिमल को एक बराबर कंसीडर किया जाए। ऐसा होना चाहिए क्या? आम भी पेड़ है, बबूल भी पेड़ है, लेकिन हमारे माइलॉर्ड कह रहे हैं आम भी ट्री है, बबूल भी ट्री है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसलिए जितना खाद पानी आम को देना उतना खाद पानी आपको बबूल को देना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अभी जो बबूल के कांटे छोटे छोटे हैं, जैसे खाद पानी पाएंगे बड़े बड़े कांटे हो जाएंगे। समस्या बढ़ रही है कि घट रही है? यह मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है, यह संविधान का मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है। अरे यह भारत का संविधान भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए बना हुआ है। हम लोग संविधान के लिए नहीं बने, यह संविधान हमारे लिए बना हुआ है। हमारी वर्तमान परिस्थितियों में क्या आवश्यकता है उसके हिसाब से संविधान की व्याख्या करनी है। आर्टिकल 30 कहता है कोई भी माइनॉरिटी हो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई जजमेंट में यह गलत फैसला दिया जहां उन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मान लिया। भारत का संविधान मदरसा खोलने की छूट देता ही नहीं है। हमारे पीछे सारे विद्वान अधिवक्ता बैठे हुए, आर्टिकल 30 को ध्यान से पढ़ें और अब आने वाले टाइम में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ऐसे मैटर आए तो उनको दिखाएं। आर्टिकल 30 कहता है, 27 कहता है मजहब को प्रमोट करने के लिए 1 रुपए खर्च मत करना। याद रखिए, धर्म को प्रमोट करने पे रोक नहीं है। किसको प्रमोट करने पे रोक है? मजहब। और धर्म और मजहब बहुत अंतर होता है। ज्यादा डिटेल आपको जानना है तो मेरी PIL चल रही है धर्म और रिलीजन के ऊपर, मैंने उसमें 25 अंतर बताए हैं। धर्म क्या होता है, रिलीजन क्या होता है। एक अंतर मोटा मोटा बता देता हूं, धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। जोर से बोलिए, धर्म जोड़ता है और मजहब, धर्म जोड़ता है और मजहब। यह हमारे संविधान की शपथ लेने निर्माताओं को पता था, संविधान निर्माताओं को। इसीलिए उन्होंने जब फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया तो 3 बैरियर डाल दिया आर्टिकल 25 में, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। और आर्टिकल 30 में स्कूल खोलने की परमिशन देने से पहले आर्टिकल 27 में कह दिया मजहब को प्रमोट करने के लिए सरकार 1 रुपए खर्च नहीं करेगी। आर्टिकल 28 में कह दिया किसी भी सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी स्कूल में कोई मजहबी तालीम नहीं दी जाएगी। और फिर आर्टिकल 30 में कहा कि जो माइनॉरिटी है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकता है, यानी सेकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकता है, यानी इंजीनियरिंग कॉलेज खोल सकता है, मेडिकल कॉलेज खोल सकता है, लॉ कॉलेज खोल सकता है। मदरसा खोलने की कहीं परमिशन ही नहीं है।
लेकिन इस बात को जब तक सारे हाईकोर्ट में सेमिनार कर करके माननीय जजों के सामने नहीं रखा जाएगा तब तक उनको डाइजेस्ट नहीं होगा। क्यों नहीं डाइजेस्ट होगा? क्योंकि 75 साल से एक ही बात उनके दिमाग में बैठी हुई है कि आर्टिकल 30 मदरसा खोलने की परमिशन देता है। बिल्कुल नहीं देता, क्योंकि मदरसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है, मदरसा दीनी तालीम सेंटर है। मदरसा मजहब को प्रमोट करता है, ह्यूमनिज्म को नहीं। मदरसा वसुधैव कुटुंबकम नहीं सिखाता, मदरसा नारी तू नारायणी नहीं सिखाता, मदरसा सर्व मंगल मांगल्य नहीं सिखाता, मदरसा सर्वे भवन्तु सुखने नहीं सिखाता, मदरसा सबका कल्याण हो ऐसा नहीं सिखाता, मदरसा इक्वलिटी जस्टिस लिबर्टी फ्रेटर्निटी नहीं सिखाता, मदरसा नेशनल इंटीग्रेशन नहीं सिखाता, मदरसा आजादी नहीं सिखाता। सच्चाई तो यह है, धर्म वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, मजहब कहता वसुधैव कुटुंबकम नहीं। जो हमारे में आ गए वो कुटुंब के हैं, नहीं तो नहीं। धर्म यूनिवर्सल ब्रदरहुड सिखाता है, मजहब ब्रदरहुड एमंग रिलीजन सिखाता है। यह अंतर है, लेकिन इसके ऊपर चर्चा नहीं हुई, इसलिए मैंने एक PIL फाइल किया कि सबसे पहले ये जो माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना हुआ है इसको खत्म किया जाए, माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट को खत्म किया जाए, और नहीं तो माइनॉरिटी को डिफाइन कर दिया जाए। पहली बात तो जब भारत का विभाजन मजहब के आधार पे हो गया, फिर मजहब के आधार पे नियम कानून चलना चाहिए क्या? जोर से बताइए जरा। ऐसे हरदोई की आवाज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। मजहब देश का विभाजन किस आधार पे हुआ? जोर से बोलिए। तो फिर मजहब के आधार पे नियम कानून चलना चाहिए क्या? मजहब के आधार पे आयोग और मंत्रालय चलना चाहिए क्या? मजहब के आधार पे बोर्ड और ट्रिब्यूनल चलना चाहिए क्या? मजहब के आधार पे लोन और वजीफा चलना चाहिए क्या? मजहब के आधार पे स्कूल और कॉलेज चलना चाहिए क्या? नहीं। अब समय आ गया है, अगर भारत को सुरक्षित करना है, आतंकवादी घटनाएं रोकनी है, धर्मांतरण रोकना है, बाकी समस्याएं रोकनी है, भारत को सुरक्षित बनाना है, नो माइनॉरिटी नो मेजॉरिटी, हम सब एक हैं, हम सब एक समान हैं, सबका DNA एक समान। अरे जब सबका DNA एक समान तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी किस बात की? दूसरा, आर्टिकल 25 कहता है कि लोगों को फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, लेकिन वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन को लोगों ने कहीं और ही पहुंचा दिया। आर्टिकल 25 रीतियों का अधिकार देता है, कुरीतियों का नहीं। आर्टिकल 25 प्रथा का अधिकार देता है, कुप्रथा का नहीं। आर्टिकल 25 धर्म पालन का अधिकार देता है, धर्मांतरण का नहीं। बहुत सारी बातें संविधान में लिखी नहीं है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो संविधान में नहीं लिखी जाती। जैसे संविधान में कहीं नहीं लिखना है कि कपड़ा पहन के रहना, कहीं लिखा है क्या? जोर से मुझे बताओ। नहीं। फिर भी हम लोग कपड़ा पहन के रहते नहीं रहते? भारत संविधान में कहां लिखा है प्रतिदिन नहाना? लेकिन नहाते हैं कि नहीं नहाते? संविधान में कहीं लिखा है कि सुबह ब्रेकफास्ट करना, दोपहर में लंच करना, शाम को डिनर करना? लिखा है क्या? नहीं। हम करते हैं कि नहीं करते? तो संविधान में वो बातें लिखी गई हैं जो सामान्यतया व्यक्ति भूल जाता है। जो व्यक्ति का सामान्य स्वभाव है, मनुष्य का सामान्य स्वभाव, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। कहीं नहीं लिखा है कि नहीं सुबह उठो, नहाओ, माता पिता के चरण धरो, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। आर्टिकल 25 के नाम पे इस देश में जो खेल हुआ है, और सबसे बड़ी बात, विदेशी कुरीतियों को जस्टिफाई किया गया। मैंने 3 तलाक चैलेंज किया था, 3 तलाक तो गया। आपको जान के आश्चर्य होगा, अभी 3 तलाक जैसे 4 और भी चल रहे। तलाके हसन चल रहा है, तलाके हसन चल रहा है, तलाके बाइन चल रहा है, तलाके किनाया चल रहा है। और इसको अनपढ़ अनाड़ी नहीं दे रहे हैं, पढ़े लिखे लोग भी दे रहे हैं। मुताह चल रहा है, मिस्यार चल रहा है, तहर्रुस चल रहा है, बाल विवाह बहुविवाह तो चल रहा है, जो चल ही रहा है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत में सबके लिए शादी विवाह की उम्र 18 और 21 है, लेकिन एक मजहब के लिए वो शादी विवाह की उम्र 9 साल है। ऐसी कुरीतियां चल रही है भारत में, और हम कहते हैं भारत स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र। जोर से बोलिए। स्वयं का अपना सिस्टम। 75 साल में कितने सिस्टम हमारे हो गए? जोर से बताइए। पुलिस सिस्टम हमारा है क्या? जुडिशियल सिस्टम हमारा है क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हमारा है क्या? टैक्स सिस्टम हमारा है क्या? इलेक्शन सिस्टम हमारा है क्या? नहीं। बाकी तो छोड़ो, वो जो हम लोग कोट में पहनते हैं, काली वाली कोट, वो हमारी है क्या? वो गाउन जो बुर्का पहनते हैं हमारा है क्या? नहीं। कुछ भी हमारा अपना नहीं। इस पे कौन लिखेगा, कौन बोलेगा? इस पे आपको बोलना पड़ेगा। ये मेरे पीछे जो वरिष्ठ अधिवक्ता जन बैठे हुए हैं, आपको लिखना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। मैं सर को सुन रहा था, बड़े अच्छे विषय बताए उन्होंने।
हमसे पहले जो वक्ता बोल रहे थे मैं सबका नोट कर रहा था। मेरा मानना है कि भारत में अध्यापक और अधिवक्ता ये चाह लें तो बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा, क्योंकि अध्यापक और अधिवक्ता ओपिनियन मेकर होते हैं। अध्यापक की बात और अधिवक्ता की बात को लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। तो मेरा आप लोगों से एक आग्रह है, आप में से कितने लोग सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं? पीछे कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो करें, लेकिन सोशल मीडिया का उपयोग पर्सनल मीडिया के रूप में मत करें। हम लोग क्या नाम है उसका, सोशल मीडिया यूज करते हैं, पर्सनल मीडिया। अपनी बर्थडे की फोटो डालेंगे, शादी की सालगिरह की फोटो डालेंगे, घूमने टहलने की फोटो डाल लेंगे, सामाजिक कार्य के लिए उसका करते नहीं है। और मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया को नेशनलिस्टिक मीडिया बनाइए, राष्ट्रहित के विषयों को उस पर लिखना शुरू करिए। 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाइए, उस पर लिखिए। आपकी बात आप हरदोई में लिखेंगे, हम दिल्ली में बैठे बैठे इसको पढ़ लेंगे। आप बैठे बैठे हरदोई में लिखेंगे, उसको लखनऊ में कोई पढ़ लेगा, उसको बंगाल में कोई पढ़ लेगा, कोई गुजरात में पढ़ लेगा। तरीका यह है, आपका जो नाम है आप उस नाम के 5000 लोगों को अपना फ्रेंड बना लीजिए। हम लोग सोशल मीडिया में एक और कंजूसी करते हैं, अपने जान पहचान के लोगों को अपना फेसबुक फ्रेंड बनाते हैं। अरे जान पहचान वाले तो आपके दोस्त हैं, उनको फेसबुक फ्रेंड क्यों बना रहे भाई? वो तो आपके खुद ही दोस्त हैं। फेसबुक फ्रेंड उनको बताओ जो जिनको आप जानते नहीं हो। भाई यहां पे राहुल जी हैं, किधर गए राहुल जी? अच्छा पीछे खड़े हो जाइए राहुल जी। अब राहुल नाम के लोग हरदोई में, यूपी में भी हैं, बंगाल में भी हैं, गुजरात में भी हैं, तमिलनाडु में भी हैं। राहुल जी 5000 राहुल को अपना फ्रेंड बना सकते हैं। और पत्नी का नाम क्या है? नाम क्या है? अंजलि। अंजलि ने 5000 अंजलि को अपना फ्रेंड बना लिया, और राहुल ने 5000 राहुल को फ्रेंड बना लिया। तो एक कपल ने कितने लोगों को जोड़ लिया? जोर से बोलिए। 10,000। आपकी क्षमता कितनी बढ़ गई? कर सकते हैं क्या? सब लोग ऐसे कर सकते हैं क्या? मैं कह रहा हूं अधिवक्ताओं की ये काम जरूर करना चाहिए, अध्यापकों के काम जरूर करना चाहिए, क्योंकि सच को सामने लाना है तो अध्यापक और अधिवक्ता आपको आगे आना पड़ेगा। मैं बात कर रहा था, बैठिए, मैं बात कर रहा था आर्टिकल 25 की। आर्टिकल 25 सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी है। आर्टिकल 25 रीतियों का अधिकार देता है, कुरीतियों का नहीं। आर्टिकल 25 आर्टिकल प्रथा का अधिकार देता है, कुप्रथा का नहीं। भारत का संविधान सच बोलने की आजादी देता है, झूठ बोलने की नहीं। भारत का संविधान जितनी भी आजादी देता है वो पॉजिटिव देता है कि नेगेटिव देता है? जोर से बोलिए जरा। भारत का संविधान भारत माता की जय कहने की आजादी देता है, या कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा? जोर से बोलिए जरा। भारत का संविधान वंदे मातरम गाने की आजादी देता है, कितने हिडमा मारोगे हर घर से हिडमा निकलेगा? लेकिन अब पुलिस पकड़ेगी, कल वो हिडमा वालों को पकड़ा है, वो दिल्ली वाला हिडमा गैंग आया था वहां पे प्रदर्शन करने, 20-22 को पकड़ के ले गए। जैसे मामला कोर्ट में जाएगा, जज साहब उसको बहुत लाइटली लेंगे। अच्छा क्या बोला? इतना ही तो बोला था, कितने हिडमा मारोगे हर घर से हिडमा निकले ना। ऐसे लोग चाहे वो भटक गए हैं या खुद भटकाए हुए हैं या जैसे भी हैं, ऐसे लोगों को जब कठोर दंड मिलेगा तब जाके आगे से कोई और कितने हिडमा मारोगे, कितने अफजल मारोगे, ये बात रुकेगी। अगर आपने उनको मानवाधिकार के नाम पे छूट दे दिया, लिबर्टी दे दिया, फिर आने वाले समय में समस्या रहेंगी। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। चीन में आरडीएक्स पकड़ा जाता है क्या? जोर से बोलिए जरा। चीन में डॉक्टर आतंकवादी होता है क्या? चीन में कभी आपने सुना कि कोई चीन तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह किसी ने गाया? चीन में किसी ने किसी की हिम्मत पड़ी कि चीन का हम चिकन ने काट के अलग कर देंगे? ऐसा किसी ने कहा क्या? नहीं। चीन में धर्मांतरण होता है क्या? चीन में कभी घुसपैठ की घटना सुनी क्या आपने? हमारे यहाँ 5 करोड़ आ गए, वहां तो 5 भी क्यों नहीं जा रहे हैं भैया? क्यों? जब तक कानून का खौफ नहीं पैदा होगा तब तक देश सुरक्षित नहीं होगा। अब समय आ चुका है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने धर्म ध्वजा भी फहरा दिया है, 5 जन का शंख भी कुरुक्षेत्र में बजा दिया है। गुरु तेग बहादुर जी का 350वां बलिदान दिवस हम लोग मना रहे हैं। अब समय आ गया है कि भारत की पुलिस व्यवस्था को दुनिया की सर्वोत्तम पुलिस व्यवस्था बनाई जाए, भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को दुनिया की सर्वोत्तम प्रशासनिक व्यवस्था बनाएं, भारत की न्यायिक व्यवस्था को दुनिया की सर्वोत्तम न्यायिक व्यवस्था बनाएं, भारत की टैक्स व्यवस्था को दुनिया की सर्वोत्तम टैक्स व्यवस्था बनाएं। भारत में लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ जो हो रहा है इसको रोकने के लिए कठोर कानून बनाएं। भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करें, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, जो काम हमारे पूर्वजों ने नहीं सोचा था वो सब हुआ।
पिछले 2000 साल में भारत के 25 टुकड़े हो चुके हैं, पिछले 200 साल में भारत के 7 टुकड़े हो चुके हैं। दुर्योधन का ननिहाल जहां से माता गांधारी आई थी अब अफगानिस्तान कहलाता है, न हिंदू है, न जैन है, न बौद्ध है, न सिख है। राजा भरत का ननिहाल जहां से माता कैकेयी आई थी अब वो पाकिस्तान कहलाता है, न हिंदू बचे, न जैन बचे, न बौद्ध बचे, न सिख बचे। ईस्ट बंगाल जो बांग्लादेश बन गया, वहां की स्थिति आपको पता ही है। राजा रणजीत सिंह ने कभी सोचा नहीं था कि उनके पंजाब के 2 टुकड़े हो जाएंगे, हुए कि नहीं हुए? हुए। जो पंजाब हमारे भारत का हिस्सा बना वहां हिंदू जैन बौद्ध सिख हैं, लेकिन जो पंजाब पाकिस्तान बन गया वहां हिंदू जैन बौद्ध सिख बचे क्या? नहीं। राजा शशांक ने कभी सोचा नहीं था कि बंगाल के 2 टुकड़े होंगे, बंगाल के 2 टुकड़े हुए, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। जो बंगाल हमारे पास है वहां तो चलो फिर भी 70% बचे हुए हैं, जो बंगाल बांग्लादेश बन गया वहां की क्या स्थिति देख रहे हैं। राजा हरि सिंह ने कभी सोचा नहीं होगा कि कश्मीर में नरसंहार होगा, हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, आज के कुछ दिन पहले तक आप लोगों ने सोचा था क्या कि गायनोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, फिजिशियन, संत सर्जन भी आतंकवादी हो सकते हैं? सोचा था क्या आपने? जो नहीं सोचा था हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आप 10 साल के बाद जो होने वाला है, आप जो नहीं सोच रहे हैं वो भी होगा। वो 10 साल के बाद जो चीजें होने वाली हैं वो न हो, उसी के लिए हम अध्यापकों को और खास तौर पे अधिवक्ताओं को, क्योंकि अध्यापक थोड़ा संविधान से दूर होते हैं, कानून से दूर होते हैं, लेकिन आप और हम तो डायरेक्टली इससे अटैच्ड हैं। भारत में प्रत्येक जिले में ऐसे सेमिनार, कॉन्क्लेव करके कार्यक्रम आयोजित करना पड़ेगा, मेमोरेंडम बनाना पड़ेगा, क्या क्या बदलाव होना चाहिए उसका एक बदलाव का ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। और अब चूंकि सड़क बहुत बन गई है, एयरपोर्ट बहुत बन गया है, विकास बहुत बन चुका है, अब समय आ गया है देश को सुरक्षित बनाने का। मैं तो आज हरदोई से एक आग्रह करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी 2 साल के लिए सारे लेबर मिस्त्री जो एयरपोर्ट बना रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं, एक्सप्रेसवे, इनको हटा लीजिए यहां से, इनको बॉर्डर पे बनाइए। जैसे चीन की दीवार बनी है ऐसे भारत की दीवार बनाइए। भाई 2 साल नहीं होगा विकास, 10 साल में 50 साल के बराबर हो गया, तो 2 साल नहीं होगा तो नहीं होगा। और इतनी कंपनियां हमारे पास, टर्नकी प्रोजेक्ट करने वाली कंपनियां, बड़ी बड़ी हाईवे बनाने वाली कंपनियां, बंद करिए हाईवे, बंद करिए एक्सप्रेसवे, बंद करिए एयरपोर्ट, बंद करिए रेलवे। जितने काम शुरू किए हैं उनको कर दीजिए, कोई नया काम मत छेड़िए। लेकिन बॉर्डर पे कम से कम 30-40 फीट ऊंची भारत की दीवार बनाइए। अगर हजार किलोमीटर भी साल में बनती रहेगी तो अगले 10-15 साल में हमारा भारत की चारों तरफ दीवार बन जाएगी। इसको करना पड़ेगा। तो भारत के बॉर्डर पे दीवार भी बनानी पड़ेगी, अंदर कानून की दीवार बनानी पड़ेगी। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आप लोगों ने इतनी देर सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की, भारत माता की।